कि वेदर जो हमारा प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। बड़ी कंट्रोवर्सी उठी इसके ऊपर भी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो इन री बेरुबारी एक्सचेंज केस, ठीक है, इन री मतलब रेफरेंस केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन लेने के लिए। हम आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास हम रेफरेंस के लिए भी केसेस भेजते हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है इस केस पे। तो बेरुबेरी एक्सचेंज केस था। तो उसमें बोला गया कि जो आपका प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऐसे मोहिरी बीबी था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऐसी केशवानंद भारती इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं कॉन्स्टी में, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो केशवानंद भारती में बोला यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मना किया था, आप बोल रहे हैं। उसके बाद वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट, केशवानंद भारती में एक डॉक्ट्रिन निकल गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको भी आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। तो ये एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 का केस है, जिसमें कि बोला गया था कि प्रेमबल बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, ठीक है। तो बेरुबेरी में मना कर दिया था कि प्रेमबल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती ने बोला येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट किस में बनाया, एस आर बोम्मई के केस में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी केशवानंद भारती केस में बोला यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। तो अभी तक देखते हैं अमेंडमेंट कितनी बार हुई प्रियम्बल में। अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट के थ्रू उसमें अमेंडमेंट हुई थी। और 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। बाय विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट हमने देख लिया। और रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें अमेंडमेंट के लिए, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अगर हम प्रियम्बल की बात करें कि प्रियम्बल की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप प्रियम्बल को खोल के पढ़ेंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दीज 3 वर्ड्स वर एडेड। एंड उसके बाद हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी देखें, इन इंडिया द अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद, यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया द अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद द पार्लियामेंट, जुडिशरी, पीपल ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर आप जब प्रेम्बल पढ़ेंगे उसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे स्टार्ट होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम फ्रेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड यूएन चार्टर, अगर आप यूनाइटेड नेशंस का चार्टर देखेंगे वी द पीपल ऑफ वर्ल्ड से स्टार्ट होता है। तो ये हमने वहाँ से कॉपी किया, हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया। तो इसका बेसिक आइडिया क्या था, हम ट्रिब्यूट देना चाहते थे पीपल ऑफ इंडिया को, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना सबने पार्ट लिया था, ठीक है, उन्हीं के एक्ट्स की वजह से हम फ्रीडम अचीव कर पाए। तो उनको हमने बेसिकली एक ट्रिब्यूट दी। उसके बाद है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब संकल्प, ठीक है, हम संकल्प लेते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। जैसे मैंने बोला था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू कॉन्स्टिट्यूट, हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम इंडिया को ऐसा बनाना चाहते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, ठीक है, हाँ। और उसके हम और अपने सिटीजन्स को क्या क्या देंगे, हम अपने सिटीजन्स को देंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी। ये सब आप पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। तो ये हम अपने लोगों को देंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वी हैव 5 ड्रीम्स फॉर इंडिया, हम इंडिया को कैसा बनाना चाहेंगे, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। अब इन टर्म्स का मीनिंग देखते हैं, ये टर्म्स यूज हुई हैं। तो सॉवरिन का मतलब है हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो करना चाहेंगे हम वो करेंगे, ठीक है। हमसे जैसे पहले ब्रिटिशर्स हमसे काम करवाते थे, या आप ये करोगे वो करोगे, वो हमारे लिए एक्ट पास करते थे, वो सब नहीं होगा अब। तो मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल। एक्सटर्नल मीन्स हमें कोई बाहर की फोर्स आके, बाहर की कोई गवर्नमेंट आके ये नहीं बोल सकती आप ये काम करो, और इंटरनली हम अपने किसी भी सब्जेक्ट पे मतलब कोई भी लॉ बना सकते हैं जो हम चाहें। उसके बाद सोशलिस्ट वर्ड यूज हुआ। सोशलिस्ट वर्ड क्या है, इट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है। ऑल्दो ये ऑलरेडी था इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी जो हमारे हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ही हैं, ठीक है, वो इम्प्लाइड थे। तो अब सॉरी, ये सोशलिस्ट वर्ड जो प्रेम्बल में था इम्प्लाइड था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। तो इट एम्स टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वो हटाना चाहता है। तो वी हैव, अच्छा
सोशलिज्म भी दो तरीके का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट पीसफुल्ली, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, मतलब सब जॉब करेंगे, जो भी सारे रिसोर्सेज है, जो भी बिजनेस करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। तो और ऑल्सो नोन है स्टेट सोशलिज्म, जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। जो चाइना है वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, और इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है सारे गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बहुत दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ओएनजीसी भी है और रिलायंस भी है। उसके बाद सेक्युलर, सेक्युलर इज ऑल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। तो सेक्युलरिज्म भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स टू डू समथिंग, तो स्टेट क्या करती है, बिलीव इन रिलीजन, रिलीजन में बिलीव करती है। एंड नेगेटिव मीन्स नॉट टू डू समथिंग, स्टेट बिलीव नहीं करती गॉड में। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, टू डू समथिंग, हम और रिलीजन में बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ स्टेट खाली एक रिलीजन में बिलीव नहीं करती, ऐसे पाकिस्तान में एक ही रिलीजन में बिलीव करते हैं, दैट इज इस्लाम, लेकिन हमारे यहाँ और रिलीजन में बिलीव किया जाता है। तो एग्जाम्पल इंडिया। और नेगेटिव नॉट टू डू समथिंग, कि गॉड में बिलीव ही नहीं करते, एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है। तो आर्टिकल 25 to 28 आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कैसे अचीव करना चाहते हैं। तो हम क्या फॉलो करते हैं, सर्व धर्म संभावना, और एक होती है धर्म निरपेक्षता, ठीक है। जो धर्म निरपेक्षता है वो कौन फॉलो करता है, वो यूएस फॉलो करता है, ठीक है। और सेक्युलर का मीनिंग यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, लॉ के टीचर्स भी, मेरे को भी काफी बाद में ही पता चला था, मैं भी सेक्युलर का मतलब सोच रहा था धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का मतलब अगर आप हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे, हिंदी का जो इसका ट्रांसलेशन है उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म और पंथ में फर्क होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, तो खाली नॉलेज के लिए था आपकी। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेसी के ऊपर बात है, हम इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, मींस जो हमारी गवर्नमेंट है उसे कौन इलेक्ट करेगा, लोग इलेक्ट करेंगे। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डेमोक्रेसी को घोषित कर रहा था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में, ये भी लैंडमार्क केस है, ठीक है। तो वी रिजेक्ट मोनार्की, गवर्नमेंट कई तरह की होती है, मोनार्की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप होती है। मोनार्की मतलब ऐसे क्वीन चलती आ रही है इंग्लैंड में, उनके बच्चे राजा का बच्चा राजा बनेगा। डिक्टेटरशिप होती है जो कि तानाशाह, जैसे कि किम जोंग उन है वो, तो और आप ले सकते हो पाकिस्तान भी एग्जांपल ले सकते हो इसका। ओलिगार्की होती है, यहाँ पे कुछ रिच पीपल हैं जो कि रूल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ रिच क्लास पर्टिकुलर पीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस की अपनी फैमिली में ही, जैसे जवाहरलाल नेहरू बने, उनके बाद उनके बेटे बन रहे हैं, उनकी बेटी बन रही है, सॉरी बेटे तो नहीं, बेटी बनी, फिर उनके बेटे बन रहे हैं, तो ऐसे चलता रहता है। दिस इज ओलिगार्की। सॉरी टू से, डेमोक्रेटिक कंट्री में अनडेमोक्रेटिक पार्टी भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड दे चल आउट कि हम डेमोक्रेसी, हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। एरिस्टोक्रेसी, कुछ फैमिलीज एंड रिच पीपल दोनों मिल के रूल करते हैं, एरिस्टोक्रेट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी होंगी अप टू 10th क्लास या 12th में जिसमें पढ़ाओ। और कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो रिफ्लेक्ट करता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ऐसे मैंने बताया लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। रिपब्लिक क्या होता है, हेड, जो हमारा एक्चुअली हाँ नॉमिनल हेड एंड एक्चुअल हेड। तो एक्चुअल हेड इंडिया में कौन है, पीएम को बोलते हैं, एक्चुअल हेड जो है हमारे वो हैं, और नॉमिनल हेड हम देते हैं प्रेसिडेंट। तो वो दोनों ही हैं वो इलेक्टेड हैं, ऑल्दो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन इलेक्टेड होता है, हेरिडिटरी नहीं है, जैसे क्वीन है इंग्लैंड में कि उसके बच्चे या उसके बच्चे वो पोस्ट लेते जाएंगे, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, रामनाथ कोविंद जी से पहले, अब रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, मतलब कोई भी आके बन सकता है, आर्टिकल 54 एंड 55 इसके बारे में हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं। अब आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको पार्ट्स में करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम अपने लोगों को क्या क्या देना चाहते हैं। तो अगर हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो द आइडियाज ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, अगर ये हम बात करें तो ये वाला हम देना चाहते हैं अपने लोगों को। और ये कहाँ से पिक किया गया, ये रशिया से पिक किया गया, ठीक है। फिर आता है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, देना चाहते हैं, और ये किस कंट्री से पिक किया गया, फ्रांस से पिक किया गया। अच्छा, बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी बाबा साहब ने कि प्रियम्बल में
एक चीज बहुत मुश्किल है अचीव करनी, दैट इज फ्रेटर्निटी, ठीक है, भाईचारा। तो ये अचीव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है इंडिया में, आज वो हम देख ही रहे हैं आज के टाइम में, सच्ची मुश्किल है। विच ऑब्जेक्टिव इन द प्रियम्बल हिट एट द कास्टिज्म, लिंग्विज्म एंड सेक्शनलिज्म एंड कॉम्युनलिज्म, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड है, ये किसको हिट करता है? कास्टिज्म को, लिंग्विज्म को, सेक्शनलिज्म को एंड कॉम्युनलिज्म को। एक चीज और कहूंगा, आप चाहे किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से, सेक्युलर वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है, रिलीजन आपका तभी एग्जिस्ट कर पाएगा अगर एक कंट्री एग्जिस्ट करती है। अगर एक कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यू हो, ठीक है, आप पीसफुली अपना रिलीजन भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कंट्री। कंट्री एग्जिस्ट करेगी तभी सब एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सोचने लायक है, जो आज के टाइम में लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे। और डेट मेंशन कौन सी प्रेम्बल में? डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट ने अडॉप्ट कब कर लिया था? इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन प्रेम्बल में आप डेट देखोगे, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है, तो मेंशन है 26 नवंबर 1949, तो डेट ऑफ एडॉप्शन। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 9 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स। किसी ने हमें दिया नहीं है, हमने खुद बनाया अपने लिए। तो टू गिव आवर सेल्व्स दी दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह ध्यान रखिएगा, प्रेम्बल में ये वाली डेट मेंशन है 26 नवंबर। अब फिर हम आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन शायद तक लास्ट ईयर ही आपका आया था। अभी हम अपने एग्जाम से कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी था डीपीएसपी के फॉर्म में, मैंने आपको बताया इम्प्लाइडली था, उसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप जब डीपीएसपी देखोगे तो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर थी उस टाइम, पीएम थी, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हम आर्टिकल 1 आपका डिक्लेयर करता है इंडिया दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। ठीक है, अभी पिटीशन भी डली थी सुप्रीम कोर्ट में, पीएल डली थी कि इसको हिंदुस्तान बोला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ऑलरेडी भारत हम इसे बोल रहे हैं। तो इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अब भारत के सोर्सेज बहुत हैं कि रामायण में जो वो श्री राम के जिनके वंशज थे, उनके पूर्वज थे भरत। ठीक है, और भी है, उनके भाई के नाम पे भी बोला जाता है कुछ कुछ कि भरत उन्हीं के नेम पे पड़ा है कि इतने महान राजा थे। तो डिस्क्राइब इंडिया एज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अच्छा, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज करा है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इंडिया दैट इज भारत दैट इज हिंदुस्तान, ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। तो उसका आंसर ये आप ध्यान रखना, इंडिया दैट इज भारत नॉट हिंदुस्तान। इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, ओ न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, लेकिन हम अभी इससे कंसर्न नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, हमें कोर्स कंप्लीट करना है। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अमेरिका में क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। किसी को पता है अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? अमेरिका के फ्लैग पे कुछ स्टार्स हैं, कितने स्टार्स हैं? 50, दैट यस। तो वो 50 स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, जो उनकी फिलडेल्फिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, फेडरेशन है बेसिकली वो, तो ट्रूली फेडरल कंट्री है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? यूनियन है। आप हमारे यहाँ आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते, आने का रास्ता हमने दिया है, जाने का रास्ता नहीं दिया। तो आर्टिकल 1 हम दो चीज़ों से डील करता है, एक तो नेम ऑफ द कंट्री और एक टाइप ऑफ पॉलिटी, मतलब कि हमारे जो फेडरेशन है वो कैसी होगी, यूनियन के फॉर्म में हमारी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यूनानिमिटी नहीं बन पा रही थी, कुछ बोल रहे थे कि कुछ मेंबर्स बोलते थे कि ट्रेडिशनल नेम रखेंगे भारत, और कुछ बोल रहे थे मॉडर्न नेम रखेंगे इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको एक मिक्स बनाया, एक हारमोनियस इंटरप्रिटेशन ली और उसको किया इंडिया दैट इज भारत, ये नेम अडॉप्ट कर लिया। और हमने वर्ड फेडरेशन जानबूझ के यूज नहीं करा है, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि फेडरेशन क्या होता है? रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट होता है। वहाँ पे 50 कंट्री इकट्ठा आई और उन्हें बोला कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, कंट्री बनाना चाहते हैं यूएसए की, और अपनी कुछ पावर्स अपनी सरेंडर कर दी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि यूनियन है, एक बार आप आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम दी फेडरेशन। ठीक है, स्टेट्स आर देयर ओनली फॉर द कन्वीनियंस। हमने स्टेट में डिवाइड कर रखा है बस इसलिए, फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ईजी रहे हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर एक बार पाकिस्तान कल को मान लीजिए इंडिया में मिल गया, बांग्लादेश इंडिया में मिल गया, जो ओरिजिनली इंडिया के ही पार्ट थे, अगर वो इंडिया में मिल जाते हैं तो इंडिया में आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरीज ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट
होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी, और टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय दी गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट हमने फ्यूचर के लिए स्कोप छोड़ दिया कि जो गवर्नमेंट इन फ्यूचर भी एक्वायर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल गोवा हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्वायर किया था, हमारे अंदर मर्ज हुआ दमन एंड दीव, ठीक है। सिक्किम बाद में आया, बहुत बाद में आया है इंडिया में। तो ये हमारा आर्टिकल 1 था। तो आर्टिकल 2 है एम्पावरिंग आर्टिकल है, जो एम्पावर करता है, पावर देता है पार्लियामेंट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। ये इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स को, ठीक है, एडमिट करने की पावर देता है। आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट, ठीक है। इंटरनल रीएडजस्टमेंट जो भी होंगी, फॉर एग्जांपल एक स्टेट को काट के दो स्टेट बनाना, या दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना देना। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र पहले एक ही था, बाद में उसको दो स्टेट्स में बनाया गया, जो मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र, जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात। और अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है, तेलंगाना बना था, और उससे अभी तो ये भी बन गया, इंडियन टेरिटरीज बन गई हैं, दो, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 3 है फॉर्म्स आर न्यू स्टेट बाय एनेक्टिंग टू और मोर स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, पावर देता है कि इंक्रीज कर सकते हैं आप। शेड्यूल 1 में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टेट्स के नेम मिल जाएंगे, उनका एरिया मिल जाएगा शेड्यूल 1 में। इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट किसी का भी, डिमिनिश कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है उसकी बाउंड्रीज, और नेम भी ऑल्टर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा है, ठीक है, तो नेम भी चेंज हो सकता है। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, क्यों ही फंडामेंटल राइट बोलते हैं, क्यों दिए गए। जो फंडामेंटल राइट हैं, दीज आर द वेरी बेसिक राइट, बहुत बेसिक है, मतलब कोर है, इनके बिना आप नहीं जी सकते। ऐसा माना जाता है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए एक इंडिविजुअल की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल ना पाओ, ठीक है, आप फ्रीली मूव ना कर पाओ, सोचो आप एक घर में रहते हो और आपके पापा आपको बोल दें कि कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, आपकी किसी मैटर पे आपको बोलने का हक ही नहीं है, तो क्या होगा, इंसान का बाय बेसिक नेचर से बोलने की आदत होती है। तो और सेकेंडली हम इसे क्यों फंडामेंटल बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक तो फंडामेंटल है, बिल्कुल जैसे घर की नींव होती है, उसके ऊपर एक घर खड़ा होता है, तो इंसान की पर्सनालिटी है वो इन्हीं राइट्स पे, अगर कुछ राइट्स दिए हुए हैं इन्हीं राइट्स पे बनती है, ठीक है। और इसलिए भी फंडामेंटल बोला जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, इसलिए भी इनका नाम फंडामेंटल है। तो दीज राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सॉरी, तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा भी दिए गए हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं कल बताना भूल गया, मदर ऑफ ऑल लॉज भी बोला जाता है। तो कोई भी लॉ कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकता, या इसको हम और पढ़ी लिखी भाषा में बोलें तो ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं, GRUNDNORM, जिससे कि सारे लॉ एक उद्गम है, मतलब यहाँ से सारी नदियाँ निकल रही हैं, ये एक पॉइंट है जिससे कि सारी नदियाँ निकल रही हैं। तो ये एक पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन जिससे कि सारे लॉ निकल रहे हैं, कोई भी लॉ इससे कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकता। तो प्रोविजन जो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट के, वो कहाँ दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में दिए गए हैं, एंड आर्टिकल 12 to 35, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को हम कुछ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने कहाँ से बोरो करें बेसिकली। तो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जैसे यूएन वगैरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उससे ऐसी था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कुछ कंट्रीज मिले और उन्होंने बताया कि ये राइट्स हर कंट्री को अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, और दो करते नहीं करते वो दूसरा मैटर है। तो सिविल एंड कुछ राइट्स होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अंडर द डॉक्यूमेंट ऑफ यूडीएचआर, जो यूडीएचआर में मेंशन किए गए, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर था यूएस बिल ऑफ राइट्स, तो सबसे पहला कौन था यूएस जिसने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, यहाँ से हमने बोरो करा ये आइडिया। अदर नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अदर नेम कुछ नहीं बोला, मैंने तो बोला था खाली इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ करेंगे। ग्रैंड नॉर्म, यस, ग्रैंड नॉर्म बेसिकली आपका जूरिस्प्रूडेंस में आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे आगे जाके लॉ में, ठीक है। तो इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा था क्या, ये भी आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, MAGNACRTA, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा है क्या, माना जाता है ये पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए थे, ठीक है, 1215 में। कहाँ, किसके द्वारा, किंग जॉन के द्वारा। एंड कौन सी कंट्री थे, यूके में। तो यूके में कुछ लोग 1215 में इकट्ठे होके गए अपने किंग के पास कि हमारे कुछ राइट्स बताओ जो कि हमसे कोई ना छीन सके, हमें कोई आके परेशान ना कर सके।
तो उन्होंने जो राइट्स बताए उस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मैग्ना कार्टा। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्लेस द फंडामेंटल राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हम ऑलरेडी डिस्कस किया, यूएसए। ठीक है, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिए थे। अगर हम टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, 14 to 18 में हम आगे देख लेंगे। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू रीजन 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं 29-30 में, और हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 to 35। तो आर्टिकल हम अब स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 12 से, बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 और 30 है ना, वो आपको किसी तरह का राइट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दे आर जस्ट टाइप, रादर मेरा डिक्लेरेशन, खाली एक वो डिक्लेरेशन है, आपको कोई राइट्स नहीं दे रही है सच। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखते हैं बेसिकली कि नेचर क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जस्टिसेबल राइट्स हैं, मतलब दैट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। हम इसको जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल किसके साथ कंपेयर करके बोल लेंगे, डीपीएसपी। इसके बाद अब पार्ट 4 में आओगे ना, पार्ट 3 के बाद, तो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि नॉन जस्टिसेबल है, मतलब उनको इन्फोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हो। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो क्या आपके इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल। तो हमारे पास अब 3 तरह के राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो जाएंगे, और फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स थोड़ा, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे, और सबसे ऊपर जाओगे तो आपको लीगल राइट्स मिल जाएंगे। मतलब लीगल राइट्स एक बड़ा सबसेट है। ठीक है, 3 सर्कल्स में आप इन्हें बताओगे तो सबसे बड़ा सर्कल आ जाएगा आपका लीगल राइट्स का, फिर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स का। जो पार्ट 3 में राइट्स मेंशन है वही आपके फंडामेंटल राइट्स है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट मेंशन है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट योर फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी आपका जब हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, तो आपका क्या बन गया, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेदर इट इज अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ फंडामेंटल राइट। तो दैट इज नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नो, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैम। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, अगर फंडामेंटल मेरे राइट्स हैं तो किसी के अगेंस्ट तो मैं इन्फोर्स करूंगा ना। तो यू बी जस्ट इबी रेमीडियम, यस आर्टिकल 300A। तो किसी के अगेंस्ट तो मैं इन्फोर्स करूंगा, मुझे राइट्स मिला, हमने पढ़ा था यू बी जस्ट इबी रेमीडियम, मैन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो रेमेडी किसके अगेंस्ट ले जाऊंगा मैं। तो ये अवेलेबल है, पहली बात तो ऑल सिटीजन्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके नैरो राइट्स हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, एंड लीगल राइट्स जो आपके स्टैट्यूट, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा या और भी कोई एक्ट पढ़ा, आपने आईपीसी पढ़ा, दैट इज योर लीगल राइट्स। वहां पे स्टैट्यूट में जो बताया गया है, स्टैट्यूट मींस लीगल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो आपके अवेलेबल हैं वो सिटीजन्स को सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को हमने कुछ दिए हैं, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए उन्हें। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 उन्हें अवेलेबल है फॉरेनर्स को। ठीक है, अगेंस्ट होम, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट क्या फंडामेंटल राइट हम इम्पोज कर सकते हैं, जाके इन्फोर्स करवा सकते हैं? नहीं, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हो। स्टेट क्या होता है आगे देखेंगे, स्टेट क्या होता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की जैसे हमने बात की थी। और कुछ किसको अवेलेबल नहीं है, कुछ सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्हें अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल पुलिस, जिन्हें ट्रेड यूनियन बनाना, अभी लॉयर्स और पुलिस का पंगा हुआ था 30 हज़ारी कोर्ट में, तो उनकी ट्रेड यूनियन नहीं है। ठीक है, तो उन्हें कुछ राइट्स उनके आर्टिकल 19 फॉर एग्जाम्पल आपको देता है, राइट देता है कि आप यूनियंस बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उनके पास राइट नहीं था, तो उनका हमने ये राइट लिया हुआ है। ऐसी नेवी, एयरफोर्स वगैरह वहाँ पे भी आपकी यूनियंस नहीं बन सकती हैं। ठीक, तो ये कुछ है, यस पुलिस एंड मिलिट्री, तो वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स वो लोग इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो उनके फंडामेंटल राइट्स हमने कुछ लिए हुए हैं। तो ये आपका आर्टिकल 33 बेसिकली डील करता है। तो फोरम अवेलेबल, कौन सी फोरम अवेलेबल है, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ मेरे अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, किसी ने इनको क्षति पहुंचाई है तो। अगर हम क्षति पहुंचाई है, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आप 32 में जा सकते हो, और हाई कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 226 में। ठीक है, बेसिकली अगर एज ए लॉयर बात करें तो आप पहले कहाँ जाओगे, सबसे पहले आप अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट करोगे हाई कोर्ट में, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए तो हमने जैसे बोला था कि आर्टिकल 40 जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उसका आप ओवर टर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, बेटर है, एंड देन आप सुप्रीम कोर्ट जाएं।
हाई कोर्ट का प्रोविजन हमने इसलिए भी रखा क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट खाली दिल्ली में है। अब कोई तमिलनाडु में रहता है, उसके राइट इन्फ्रिंज हो गए तो उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हमने पावर हाई कोर्ट्स को भी दिया है। उसके बाद कुछ हमारे राइट हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट्स हैं जो खुद ब खुद एप्लीकेबल हो जाएंगे, एंड कुछ है कि उनके लिए लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि खुद एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो आपके खुद ब खुद एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ है कि जिनके लिए आपको गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को लॉ बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट को उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी। ठीक है, तो legislation is required to make fundamental rights effective। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, फंडामेंटल कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, तो चाहे कहीं पे भी हो, टॉर्ट्स में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे यहाँ पे हो, कोई भी राइट आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलता, उसके साथ कुछ जिम्मेवारियां भी आती हैं। तो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, रादर दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कौन इम्पोज करता है, पार्लियामेंट इम्पोज करती है। एंड रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, जैसे हमने बात की रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं की, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की। तो रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए लेकिन वो रीजनेबल भी होनी चाहिए। तो रीजनेबलनेस कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, दैट इज जज बाय जुडिशरी। ठीक है, क्या वेवर हो सकता है फंडामेंटल राइट्स का, यस यूएस में अलाउड है लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक केस हुआ था बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसमें बोला था कोई बंदा अपने, फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट हुआ स्टेट के साथ और बोले मैं अपना फंडामेंटल राइट वेव कर सकता हूँ, और बाद में उसका मूड चेंज हो गया और वो इन्फोर्स कराने के लिए चला गया कोर्ट में, और गवर्नमेंट ने जाके प्ली लेती है कि इसने तो अपना राइट वेव कर दिया था। तो गवर्नमेंट क्या ये प्ली ले सकती है, नहीं। इंडिया में कंसेप्ट ऑफ वेवर ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यूएस में लेकिन है, यूएस में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वी आर कंसर्न विद इंडिया ओनली। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से, बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में स्टेट का मीनिंग दिया हुआ है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इन्फोर्स किसके अगेंस्ट करवाएंगे, स्टेट के अगेंस्ट करवाएंगे। तो स्टेट है क्या, तो जो लेजिस्लेचर है, जो इसमें बताया स्पेसिफिकली बता दिया, जो हमारा लेजिस्लेचर है बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट, तो दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में क्या होती है विधानसभा, एंड कुछ केसेस में विधान परिषद भी होती है। तो ये स्टेट हैं आपके। एग्जीक्यूटिव हमने पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव स्टेट होगा आपका यूनियन एज वेल स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाता है आपका, प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उनके एम्प्लॉयज। सिमिलर विद स्टेट, गवर्नर आपका हो गया, ठीक है, सीएम, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम के साथ भी होती है। स्टेट सर्वेंट जितने भी हैं वो आपका होगा। आपने वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा, वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ी होगी, सॉरी, टॉर्ट्स में। तो उसमें भी था कि वेदर स्टेट कैन बी स्यूड फॉर टॉर्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेट कैन बी स्यूड। तो लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेंशन करा लोकल अथॉरिटीज भी आपका स्टेट के अंदर आएंगी। तो पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हो गया, ये आपका, ये भी आपकी स्टेट के अंदर आएंगी। उसमें एक वर्ड यूज हुआ उसके बाद, अदर अथॉरिटीज। अब अदर अथॉरिटीज को लेके कंफ्यूजन हो गई, ये ओपन एंडेड छोड़ दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, मतलब जुडिशरी के पास स्कोप आ गया कि वो इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। अब वही देखते हैं, पहले अर्लियर ट्रेंड, जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जुडिशरी ने इसकी बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन ली। अदर अथॉरिटीज में उन्होंने रूल लगाया, एक एजिस्डम जेनरिस का रूल लगाया। एजिस्डम जेनरिस फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ फ्लावर्स लें, ट्यूलिप, रोज एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, ये कुछ रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के, ज़्यादा टेंशन मतलब आपके लिए एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कुछ रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के ऑफ द सेम नेचर, यस। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करें, कॉलीफ्लावर, कुकम्बर, आगे और क्या होगा, कोई एक्सेट्रा लिख दिया तो कुछ वेजिटेबल ही होगा। तो पहले हमने नैरो इंटरप्रिटेशन ली। ठीक है, तो दैट वुड मीन ओनली बॉडी परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सॉवरिन फंक्शन। ठीक है, गवर्नमेंटल या सॉवरिन फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये हम उसे स्टेट मानेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ली हमने। उसके पीछे एक रीजन ये भी था नैरो इंटरप्रिटेशन लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इतने इतने बड़े बड़े लोग थे उसके अंदर, तो जुडिशरी थी थोड़ा प्रेशर फील करती थी उन लोगों से कि कैसे इनको हम ओवर रूल करें। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे वो लोग जाते गए, जुडिशरी निखर के आई। ठीक है, जजेस बर्डन अपने निकाल के फेंक दिया अपने माइंड से। तो जो प्रेजेंट ट्रेंड है, जैसे तो ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन का ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्टेट है खाली वो सॉवरिन फंक्शंस नहीं कर रही है। अगर हम सॉवरिन फंक्शंस को लें जो कि खाली एक स्टेट काम कर सकती है, फॉर एग्जांपल पुलिस, आपकी पुलिस नहीं हो सकती, स्टेट की पुलिस होती है। ठीक है, तो वो सॉवरिन फंक्शंस है, मिलिट्री का जैसे हो गया आपका,
ठीक है, तो ये आपके सारे सॉवरेन फंक्शंस हैं। वेलफेयर क्या हो गया, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज, अगर आप इसको सॉवरेन और इसको बेसिकली वेलफेयर उसमें आप डिस्टिंग्विश करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, जो काम एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है ना, दैट इज नॉट योर सॉवरेन फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है, दैट इज नॉट योर सॉवरेन फंक्शन। तो वो एक सॉवरेन फंक्शन नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव काम जो गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकता, दैट इज योर सॉवरेन फंक्शन, सिंपल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो हमारे प्रेजेंट है, तो अब स्टेट हमने देखा ओएनजीसी, एलआईसी, गवर्नमेंट, इतने इतने सारे वेलफेयर, क्योंकि हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो गवर्नमेंट को कुछ रोल निभाने पड़े लोगों को वेलफेयर के लिए। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट कंपनीज भी चला रही है और बहुत सारे काम कर रही है, हॉस्पिटल्स भी चला रही है। हॉस्पिटल्स आपने देखा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ हो जाए तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो, टॉट्स के अंदर आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट हमने एक ब्रॉडर डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन की तरफ गए। तो दो एक केस हुआ था आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, इस केस का नाम तो याद रख लीजिएगा, अगर शायद तक हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैंने पास्ट ईयर चेक नहीं करे। तो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि किसको हम स्टेट मानेंगे। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स बताए थे, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, खाली उन्होंने एक इलस्ट्रेशन देने की कोशिश करी। तो जो होता है एक एग्जॉस्टिव होता है, एग्जॉस्टिव मतलब इसके आगे कुछ नहीं, हमने सब कुछ बता दिया। और एक खाती होता है इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कि हम बता रहे हैं कि ब्रॉड मतलब आप ये देख लेना, इसके अलावा भी हो सकता है। तो चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर गवर्नमेंट क्या उसे फाइनेंशियली कंट्रोल करती है, क्या गवर्नमेंट की शेयर कैपिटल कितनी है उसके अंदर, 51% से ज्यादा तो गवर्नमेंट कंपनी होती है। केस का नाम था आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, क्या गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोल करती है, नहीं करती, डायरेक्टर्स हटा सकती है, नहीं हटा सकती। तो क्या जो बॉडी है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये भी देखना होता है। या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि आजकल हमने देखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सफाई का काम एसएमसीडी करती है दिल्ली में, वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, किसी प्राइवेट कंपनी को, तो वो भी स्टेट मानी जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टू ट्रांसफर टू दैट बॉडी। तो बॉडी मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है, तो देन इट इज ऑल्सो स्टेट। फॉर एग्जाम्पल रेलवे इंडिया में क्या करती है, मोनोपोली स्टेटस है इंडियन रेलवे का, गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है, तो वो भी एक स्टेट होगी। और जैसे कि पहले बताया, ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा गया तो केस पूछ लिया जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक, तो सम स्पेसिफिक अब पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम इन्फोर्स किसके अगेंस्ट करवा रहे हैं, फंडामेंटल राइट अपने स्टेट के अगेंस्ट, तो जानना जरूरी है। अब सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि क्या स्टेट होगा क्या नहीं होगा। तो बेटर है हम नेगेटिव लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव तो बहुत सारा हो सकता है कि ये स्टेट है, तो नेगेटिव ध्यान में रखेंगे, जो ये नहीं होगा वो स्टेट होगा। बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये आपका स्टेट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी जिसकी आप बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी आपका स्टेट नहीं है। अब क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी डिस्कशन है, पूरे केस लॉज हैं। ठीक है, उतना टाइम नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, और अभी आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है जान। और इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, देखने से लग रहा है बिल्कुल गवर्नमेंट जैसा है, लेकिन ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये भी हमारा स्टेट नहीं है। और प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, ये भी हमारे स्टेट नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है, हमने लेजिस्लेचर की बात कर ली, हमने एग्जीक्यूटिव की भी बात कर ली, क्या जुडिशरी हमारा स्टेट है। तो जुडिशरी को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, जुडिशियल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या नॉन जुडिशियल फंक्शन। अगर जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं तो उन्हें स्टेट नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि जुडिशरी ही है अल्टीमेटली जिसके पास आप इन्फोर्स करवाने जा रहे हो अपने राइट्स, तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स कैसे इन्फ्रिंज कर लेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टर रक्षक की भक्षक कैसे बन जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए हम जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हुए जुडिशरी आपका स्टेट नहीं है। लेकिन अगर नॉन जुडिशियल फंक्शंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीपी एक लॉ होता है हमारा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड लगता है, वो सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अपने रूल्स होते हैं, उनके पास रूल मेकिंग पावर है। ठीक है, अगर वो अपना इसको क्या बोलेंगे, रूल मेकिंग पावर, वैसे तो लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉ कौन बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद बना रहा है, उनको पावर दे दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बेटर पता है या हाई कोर्ट को ज्यादा पता है, हाई कोर्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स के। तो उस केस में क्या होगा, लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, और उस केस में हम उसे स्टेट मानेंगे।
ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल लॉ की डिग्री लेने के बाद अब जुडिशरी के लिए जा सकती है। ठीक है, तो जुडिशरी के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है कुछ स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट करते हैं और कुछ स्टेट्स में हाई कोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूट करता है लोअर जुडिशरी के लिए जजेस, तो वहाँ पे वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कास्ट को मना कर दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग जज जुडिशियल के एग्जाम के लिए अपीयर नहीं होंगे, तो आपका इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट ये। ठीक है, आर्टिकल 15 में एम्प्लॉयमेंट वगैरह इन सब की बात हुई है, आर्टिकल 15 या 16 जो भी है, तो आप यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रहा है आपका राइट, आप जा सकते हैं ऑल दो जुडिशरी की है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने कल जुडिशियल रिव्यू पूछा था मुझसे कि सर व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, हमने बहुत सारी टर्म यूज की थी कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया एंड ऑल दैट। तो आर्टिकल 13 है ना आपका, प्रोवाइड द टीथ टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप किसी के आगे खाना रख दिया, आपने रेमेडी तो दे दी लेकिन उसको दांत ही नहीं दिए तो खाना कैसे खाएगा। तो आर्टिकल 13 दांत देता है फंडामेंटल राइट्स को। तो मेक फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल, हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसेबल, तो कैसे, वो हमें कैसे पता चलता है, आर्टिकल 13 को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल है। और प्रोवाइड्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जब आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे ना तो आपको कहीं दिखेगा नहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर, लेकिन उसके अंदर इम्प्लाइडली है, एक्सप्रेसली नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब मीन्स, जुडिशियल मीन्स कोर्ट एंड रिव्यू मीन्स टू चेक। ठीक है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा लॉ बनाते हैं या कुछ भी कोई ऑर्डर लाते हैं ऐसा, तो उसको चेक करने की पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है। तो इसको बोलते हैं जुडिशरी विल चेक जुडिशियल रिव्यू। तो मीनिंग हो गया इसका हो गया कोर्ट विल चेक। पर्पस क्या है, टू इंश्योर दैट सच लॉज आर नॉट अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो। कहाँ पे है, गिवन बाय आर्टिकल 13, जैसे हमने अभी देखा। कौन कौन जुडिशियल रिव्यू की पावर किस किसके पास है, क्या हर कोई कोर्ट कर सकता है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जैसे दिल्ली में 30,000 कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, क्या जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन आप यहाँ लगा सकते हो, नहीं। ये पावर खाली है हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशियल रिव्यू की पावर। इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, सेम मैंने बोला था कल की जितने भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिट्स को छोड़ के जुडिशरी की हमने कहाँ से ली थी, यूएसए से। ठीक है, तो ये कहाँ से आई, यूएसए से आई जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब हम आर्टिकल 13(1) पे आए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कब आए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आए 26 जनवरी 1950 को, जब हमने रिपब्लिक डे, जिस दिन हम रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। तो उससे पहले भी कुछ लॉज थे, हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा, आईपीसी पढ़ा, 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, आईपीसी 1860। ठीक है, लॉ तो एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने बात की थी आर्टिकल 372 की, जिसमें हमने एज इट इज अडॉप्ट कर लिए थे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज भी। तो अब कोई ऐसा लॉ आ गया फॉर एग्जाम्पल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो अब उसका क्या करें। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सोचा था और इसलिए प्रोविजन डाला आर्टिकल 31 का। तो क्या करता है, जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं आपके उनको वॉइड डिक्लेयर कर देता है अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो। ठीक है, और आर्टिकल 13(2) ऐसे ही आपका सेम, अगर मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया बिल्कुल स्टेट को कि अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप बना ही नहीं सकते, कोई भी ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते जो आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर दे, जो आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीन ले। अगर छीन लेते हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में अंडर आर्टिकल 13। तो जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो क्या हो जाएंगे आपकी, वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, बिल्कुल मना ही कर दिया अब तो। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में आपका मीनिंग ऑफ लॉ दिया गया कि लॉ से मतलब क्या। तो बाय लॉज हो गए आपके, ठीक है, रूल्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए। अब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट क्या करती है, खाली एक स्ट्रक्चर बना के दे देती है लॉ का, जैसे कि हमने अभी इसे बात करी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि खाली उन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया, इसके बाद कौन बताएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ठीक है, उन्होंने अनटचेबिलिटी बता दिया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगी, लेकिन कैसे होगी, उसके लिए सजा कितनी होगी अगर आपने करा, तो वो पार्लियामेंट बताएगी लॉ के थ्रू बना के। तो ऐसे ही रूल्स नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, आरबीआई का नोटिफिकेशन आया, ठीक है, वो सब आया, सेबी का नोटिफिकेशन आया, रेगुलेशंस बनाई, तो वो भी आपका लॉ में कवर होता है अगर ऐसा, या फिर ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश की पावर, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो हम ऑर्डिनेंस लेके आती है गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। ठीक है, तो बट यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, अमेंडमेंट वर्ड। ठीक है, ये सब तो आपका लॉ है, तो
कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होती है क्या वो लॉ है कि नहीं है, क्योंकि जो अमेंडमेंट भी होती है उसके लिए एक एक्ट लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 ऐसे करके, मतलब आपके होते हैं एक्ट, जैसे जीएसटी के लिए हमने किया, या भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हमने प्रोविजंस बनाए हैं। ठीक, ये 368 इज योर अमेंडिंग पावर, गिव्स यू द अमेंडमेंट पावर। तो उसके लिए क्या होगा, तो क्वेश्चन राइज हुआ वेदर अमेंडमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13 और नॉट, मतलब कोई हमने अमेंडमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन में और फंडामेंटल राइट लेने की कोशिश करी, तो अब अमेंडमेंट वर्ड तो है नहीं, तो क्या आप उसे चैलेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो लिखा है लॉ चैलेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट तो है नहीं, तो दैट मीन्स आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन राइज हुआ वेदर अमेंडमेंट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13 और नॉट। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लेना, बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज, सबसे पहला केस हुआ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1951 में। तो सुप्रीम कोर्ट सेड यस, अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट टू वॉलेट फंडामेंटल राइट, क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड तो लिखा ही नहीं है, तो ऐसा अमेंडमेंट लाई जा सकती है जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉलेट करे। उसके बाद केस हुआ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा शंकरी प्रसाद को, वही बोला, वही व्यू दिया जो कि उन्होंने सज्जन शंकरी प्रसाद में लिया था, सज्जन सिंह में। ठीक है, तो उन्होंने बोला अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट ले सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में से अमेंडमेंट लाके। उससे मैंने आपको बताया ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम के जो जजेस थे और जो सामने लॉ मेकर्स थे, ठीक है, वो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थे, और जो जुडिशरी थी थोड़ा दबती थी, प्रेशराइज होती थी उनसे, तो इसलिए उनके अगेंस्ट नहीं जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते थे। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेड नो, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही व्यू ले लिया कि आप फंडामेंटल राइट हम सॉरी हम गलत अपनी गलती मानते हैं जो हमने सज्जन सिंह में कहा, शंकरी प्रसाद में कहा, और अमेंडमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट टू टच फंडामेंटल राइट्स, कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट लाके टच नहीं कर सकते। अब एक तो बहुत पहले था कि आप कर सकते हो, सेकंड व्यू आया आप बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों ही रिजिड व्यू हो गए, एक्सट्रीम व्यू हो गए। तो फिर उसके बाद केस होता है इसके लिए हाँ, तो इससे पहले क्या हुआ, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाए आर्टिकल 13 क्लॉज 4। अब मुझे नहीं पता, अब आपके मैंने लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर देखा था 2019 का आई थिंक, उसमें आपसे अमेंडमेंट पूछी गई है, आई थिंक नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अब एग्जाम वो बना यूनिवर्सिटी बना रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने आपसे स्पेसिफिकली अमेंडमेंट भी पूछ ली कि क्लॉज कब इंसर्ट हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ था। ठीक है, तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेके आती है आर्टिकल 13 में, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंसर्ट करती है। ठीक है, उसमें बोलते हैं आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई ऑन अमेंडमेंट दैट मीन्स वी कैन टेक फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 आपका अमेंडमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, पहले मेंशन नहीं था जब हमने पहले पढ़ा। ठीक है, 13.2 में जब मीनिंग देख रहे थे, सॉरी 13.3 में। उसके बाद केस होता है केशवानंद भारती का, इस अमेंडमेंट के बाद केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती आपका केस बहुत चीजों से डील करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। देख, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 ईयर के साथ याद रखना इस केस को, तो 1973 में हुआ था। उसने बोला यस अमेंडमेंट कैन बी मेड, आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन आप एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी नींव को नहीं हिला सकते। ठीक है, तो इसमें एक बैलेंस व्यू लिया गया। ठीक है, पहले हमने देखा बिल्कुल एक्सट्रीम व्यू लिया गया, यस कर सकते हो, उसके बाद गोलकनाथ में बिल्कुल रिजिड व्यू ले लिया गया कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप टच ही नहीं कर सकते, तो दोनों रिजिड व्यू थे। फॉर एग्जाम्पल उसकी एक किस लिए किया गया था बेसिकली, और क्लैरिटी के लिए, जैसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर राइट टू प्रॉपर्टी आप बोलो कि आप ले ही नहीं सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ भी इंडस्ट्रीज लगानी है या हाईवेज बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी तो देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बहुत रिजिड, पहले आपको पता है क्योंकि फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, तो अमेंडमेंट जरूरी भी होती है कई बारी, तो इसलिए कोर्ट ने बैलेंस व्यू लिखा, एंड आई थिंक जो केशवानंद भारती ने व्यू लिया वो सही था। उसके बाद कुछ डॉक्ट्रिन्स भी होती हैं आपकी, ठीक है, तो हाँ, अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस की एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि आपको पता होगा गर्ल्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, फीमेल्स को बेसिकली आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1940 में कोई लॉ था जो बोलता था कि आप गर्ल को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा है नहीं है उससे कंसर्न नहीं है, हम खाली समझने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद 26 जनवरी को हमारे पास फंडामेंटल राइट आ गए, फॉर एग्जाम्पल वो मना करते थे, तो वो क्या होगा, जो एक्ट पहले वैलिड था अब वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13
क्लॉज 1 की वजह से वॉइड हो जाएगा। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आप बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब तो आपके पास फंडामेंटल राइट है, अब तो आप देख सकते हो कि हमें कैसे लॉ बनाना है, कैसे नहीं बनाना। उसके बाद हम आते हैं, दो डॉक्ट्रिन्स होती हैं आर्टिकल 13 में जो यूज होती है, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करते हैं। डॉक्ट्रिन बेसिकली होता है प्रिंसिपल्स, ठीक है, कुछ इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी या सेपरेटेबिलिटी, ठीक है, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब एक्लिप्स का मतलब क्या है? सेवरेबिलिटी से पहले स्टार्ट करते हैं। सेवरेबिलिटी मतलब सेपरेट करना। जितने भी हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ थे ना, उनको आप फिल्टर करके देखोगे, ठीक है, कि वो फंडामेंटल राइट्स की आपका रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें ऑब्लाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऑल दोज हु आर ऑब्लाइजिंग, उनको हम रखते हैं, और जो नहीं कर रहे उनको हम सेपरेट कर देते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, ठीक है। तो जितना पार्ट हम पूरे एक्ट, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोविजन है एक्ट का, खाली हम उसे वॉइड डिक्लेयर करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में। अच्छा, फिर अगर कोई एक्ट ऐसा है जो पूरे के पूरा ही ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो क्या करेंगे? हम उससे सेपरेट किया नहीं जा सकता, तो पूरे का पूरा हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे उसे। लेकिन कुछ पार्ट है ऐसा है कि जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं, और कुछ पार्ट ऑपरेशन में रह सकता है। फॉर एग्जांपल दो ही प्रोविजन ऐसे हैं, बाकी के सेक्शन उसके ठीक है एक्ट के, तो हम वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगाएंगे और उसे हटा देंगे। उसके बाद आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जो हमने पोर्शन हटाया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगा के, वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चला गया, वो फॉर दैट टाइम बीइंग चला गया, ठीक है। एक्लिप्स मतलब आपका ग्रहण लगना, ठीक है, ग्रहण जिसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण लग गया, तो ऐसे ही हमारा ग्रहण लग गया, एक्लिप्स लग गया, छुपा लेता है वो, उस टाइम पीरियड के लिए तक छुपा लेता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट हो गई, और जो दो प्रोविजन वॉइड डिक्लेयर हुए थे पहले हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, अब वो क्या होंगे? दोबारा से वैलिड हो जाएंगे, शेडो उनके ऊपर से हट जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या करती है? उसको छुपा लेती है, ठीक है। तो दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, सीवरेबिलिटी भी बोल सकते हैं, और या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 13। तो हमने इसमें देख लिया कि लॉ क्या होगा, अमेंडमेंट क्या होगा, अमेंडमेंट ला सकते नहीं ला सकते। बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है जो प्रेजेंट लॉ है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने आर्टिकल 14 के ऊपर। अगर आपके पास बियर एक्ट होगा ना, तो बियर एक्ट अगर आप पढ़ेंगे अपना खोल के, या नहीं है तो बाद में पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 14 जो है आपका, वो बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई, ठीक है, एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो द स्टेट शेल नॉट डिनाई मतलब हम स्टेट को रोक रहे हैं। दीज आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट। जो जितनी भी फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है, इसे हम नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट भी बोलते हैं। तो ये आपका स्टॉप कर रहा है, स्टेट को रोक रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें करने से रोक रहा है? इसमें दो फ्रेजेस यूज हुए हैं बेसिकली। ये आपको कोई राइट एज सच नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें दो फ्रेज यूज हुए हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप लॉस को चैलेंज करते हो। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 में दी गई। जैसे हमने देखा आर्टिकल 14 से इक्वलिटी शुड बी देयर, बट हाउ इट कैन बी अचीव्ड? तो वो अचीव किससे होती है? आर्टिकल 15 है, उसके लिए 16 है, 17 है, 18 है, क्योंकि हमारी मीन्स एंड मेथड ऑफ अचीविंग इक्वालिटी है। हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 की बात करते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो उसका क्या मतलब हुआ? एक होता है रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ से पहले आप भूल जाओ अभी, एक होता है रूल ऑफ लॉ, यूके में जो फॉलो होता है, ठीक है। ब्रिटेन में हम फॉलो करते हैं, एवी डाइसी थे जिन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को हम करते हैं एक कॉन्ट्रडिक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। उसकी हम डेफिनेशन अगर देंगे, इट इज अपोज टू द ह्यूमन रूल, ठीक है। कानून का राज होगा, इंसान का राज नहीं होगा। जैसे पहले जमाने में राजा जो बोल देता था वही को होता था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो कानून बोलेगा वो होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी पर्सन, इसका मतलब हुआ आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दोगे, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, ठीक है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, सबको इक्वलिटी होगी सबकी, कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते जब तक वो अपने ऑफिस में है। फॉर एग्जांपल के लेते हैं, अगर रामनाथ कोविंद जी आज कोई मर्डर कर देते हैं, तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा जब तक वो ऑफिस में। लेकिन जब वो ऑफिस से हट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एक नॉर्मल सिटीजन बन जाएंगे, तब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तब उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। तो लेकिन तब तक वो प्रेसिडेंट है, ऑफिस को प्रोटेक्शन है, पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्शन किसको? प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया सेम स्टेट में, ठीक। एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज,
हमारे कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। डिफेमेशन आपने पढ़ा होगा टॉर्ट्स के अंदर, तो डेफेमेशन के लिए भी आप जैसे पार्लियामेंट में आप किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो बंदा आपके अगेंस्ट, दूसरा एमपी आपको डेफेमेशन के लिए सू नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो ये आपके एक्सेप्शन हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन अथॉरिटीज हैं। तो ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव कंसेप्ट है, नो स्पेशल प्रिविलेज। एक दूसरी टर्म जो यूज हुआ है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आपका पॉजिटिव कंसेप्ट है जो कि यूएसए से बोरो किया गया है। ठीक है, लॉ विल इक्वली अप्लाई ऑन ऑल पर्सन्स, इक्वलिटी बिफोर लॉज का मीन्स। अब वेदर रिच और पुअर या फिर अमीर है गरीब है, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम रिजर्वेशन की बात करें इंडिया में, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो जो दो कंपेयर सोसाइटीज़ हैं या दो हम ग्रुप लेते हैं, ठीक है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, तो उस सेम पैटर्न पे नहीं है। ठीक है, तो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, दोनों के सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं है, तो इसलिए रिजर्वेशन जस्टिफाइड है इस प्रोविजन के थ्रू। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? डाउट्स है सर? नेचुरल नेचुरल जस्टिस, आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल ऑडी अल्टेरम पार्टम, मतलब आप किसी को बिना सुने उसको सज़ा नहीं दोगे या उसके अगेंस्ट डिसीजन पास नहीं करोगे। नेमो जॉडेक्स कॉजस हुआ एक होता है कि कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं जज हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोई मेरा रिलेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं बायस रहूँगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, इनको बोला जाता है। तो इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। लीगल राइट्स आपके स्टैट्यूट्स में दिए गए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला आईपीसी में कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको राइट दिया गया तो दैट इज योर लीगल राइट, और स्टैट्यूटरी राइट भी हम उसे बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और आपका लीगल राइट भी है अगर कोई आपको कर लेता है। ये रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये आपका बहुत आगे का कंसेप्ट है, आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेवर ऑफ इंडिया था आपका बसेशन नाथ वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। गवर्नमेंट की मर्जी है, आप डिमांड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट विल क्लासीफाई। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है किसको देना नहीं देना। एक इसको ना वही वाली बात है, अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना इसको बहुत कंसेप्ट है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इलेबरेटिवली पढ़ा जा सकते हैं, सारे केस लॉ, इंटेलिजिबल डिफरेंस या रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए,